आज सुबह की बात है। मैं किचन में था। घर में मेहमान आए हुए थे। उनके लिए ही चाय बनाने में लगा हुआ था। घर में पड़ोस के गुप्ता परिवार आए थे। मोहल्ले में सबसे अच्छी हमारी उनसे ही बनती है। दोनों दोनों पति पत्नी आए हुए थे और उनके ही साथ बैठी हुई थी मेरी पत्नी सीमा। पहले की ही तरह उनसे हंसते बोलते हुए बातें कर रही थी। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे बीती रात कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ भी बदला ना हो, जैसे वो अभी भी बिल्कुल ठीक हो, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। चाय बनाते हुए मैं बीच बीच में चुपके से सीमा को देखने की कोशिश करता। जब भी मैं सीमा को देखता, वो मुझे ही देख रही होती, पहले की ही तरह, उसी मासूम सी मुस्कान के साथ। उससे नजरें मिलते साथ ही मेरे बदन में सिहरन हो जाती और मैं वापस से छुप जाता। ये कैसे हो सकता था? सीमा सच में मेरे सामने बैठी थी। पर पर वो तो पिछली रात मर चुकी है। सच में सीमा, अब जाकर तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी रौनक दिख रही है, इतने सालों बाद। अच्छा किया तुम दोनों ने जो महीने भर की छुट्टी पर चले गए। मिसेस गुप्ता सीमा से बोल रही थी। हाँ, यहाँ शहर में कोई कैसे ठीक हो सकता है? इतना हल्ला गुल्ला और पोल्यूशन। इसीलिए हम शहर से दूर वहां चले गए, हमारी स्पेशल जगह। मुझे यकीन था वहां जाकर मुझे सुकून मिल ही जाएगा। सीमा ने, या फिर ये जो कोई भी थी, उसने जवाब दिया। स्पेशल जगह। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं चौंक गया। ये शब्द सिर्फ मैं और सीमा ही यूज करते थे, और सिर्फ सीमा को पता था कि पिछली रात हम लोग स्पेशल जगह में थे। वो जगह हमारे लिए स्पेशल सिर्फ हाल में ही नहीं, बल्कि कई सालों से है। अगर ठीक ठीक अनुमान लगाएं तो लगभग 15 सालों से। बाहर ये जो कोई भी है, उसे हमारी स्पेशल जगह के बारे में भी पता है। क्या ये सच में सीमा है? पर यह कैसे हो सकता था? एक महीने पहले उस स्पेशल जगह पर गए तो हम दोनों थे, लेकिन पिछली रात वहां से वापस बस मैं लौटा था, क्योंकि सीमा सीमा तो वहीं पर मर चुकी थी। मेरा मन खुद से ही सवाल पूछ रहा था और खुद ही उनका जवाब भी दे रहा था। इसी सवाल जवाब के बीच मैं अतीत की उन यादों में खो गया जो मेरे, सीमा और इस स्पेशल जगह के बारे में थी। मैं और सीमा कॉलेज में मिले थे। हम दोनों ही शांत स्वभाव के डरपोक किस्म के थे। इसका भी एक कारण था, और इसी कारण की वजह से हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। वो कारण ये था कि हम दोनों ही दुनिया में पूरी तरह अकेले थे। हमारा कोई परिवार या सगा संबंधी नहीं था। जब हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला, तो हम दोनों में ही एक दूसरे से सहानुभूति दिखाते हुए बातचीत शुरू हो गई। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते थे। कॉलेज के तीसरे साल तक तो हम दोनों कॉलेज के मशहूर कपल बन चुके थे। अब तक सबको हमारे और हमारे बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल चुका था। किसी को भी हमसे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि हर कोई जानने वाला हमारे लिए खुश था। साथ वाले तो अक्सर कहते, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कॉलेज के बाद हम दोनों अब जॉब के बारे में सोचने लगे, और जॉब की वजह से हमें अलग अलग शहरों में जाना पड़ा। हम दोनों ने ही मिलकर एक फैसला किया था, जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, शादी नहीं करेंगे। फैसला क्या, हमने कसम ली थी। हम दोनों ही गरीबी और स्ट्रगल देख चुके थे।
कॉलेज के बाद हमें बहुत अच्छा मौका मिला था कि अच्छी नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जल्दबाजी में शादी करके हम वो मौका गंवाना नहीं चाहते थे। अलग अलग शहरों में जाकर एक दूसरे से दूर हो जाने का हमें गम था, इसलिए हमने एक फैसला किया। साल में कम से कम 2 बार हम जहां कहीं पर भी हों, एक निश्चित जगह पर आकर मिलेंगे। मिलने की जो जगह हमने डिसाइड की थी वही थी हमारी स्पेशल जगह। इस स्पेशल जगह का नाम क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूं कि ये जगह पहाड़ों में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन है। शहर की भागदौड़ और हल्ले गुल्ले वाली जिंदगी से दूर, शांति और सुकून में हम दोनों ही एक दूसरे से मिलने यहां पर आते, अपनी जॉब के बारे में बातें करते, भविष्य में क्या प्लान करना है वो भी डिस्कस करते। यहां पर आकर सीमा अक्सर मुझसे कहती, इस स्पेशल जगह पर आकर उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि उसे यहां पर मैं देखने मिलता हूं। वो कहती रहती कि इस जगह ने जितना सुकून उसे दिया है उतना उसकी जिंदगी में और किसी चीज ने नहीं दिया। मैं भी अक्सर सीमा से अपने मन के डर को कहता, वो डर जो मेरी उम्र के हर उस लड़के को होता है जो मेरी सिचुएशन में हो। सिचुएशन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। मेरे इस डर पर सीमा हमेशा हंसते हुए एक ही चीज कहती, चिंता मत करो, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। मैं वर्तमान में लौट आया, जहां गुप्ता परिवार अभी भी बाहर के कमरे में बैठा हुआ था, जहां अभी भी सीमा उनसे बातचीत कर रही थी। अपनी घबराहट छुपाते और लगभग कांपते हाथों के साथ मैं चाय लेकर बाहर आया और उनके साथ ही बैठ गया। चेहरे पर फीकी और झूठी मुस्कान लिए मैं उनकी बातचीत में शामिल हो गया। पूरे समय मैं असहज सा बैठा, सीमा से नजरें मिलाने या उसकी तरफ देखने से बच रहा था। जब भी मैंने उसकी तरफ देखा था वो मुझे ही देख रही होती। उसकी नजर भर से फिलहाल मेरे पसीने निकल रहे थे। मेरे सामने ये जो बैठी है, ये कौन या फिर ये क्या चीज है? चलो अच्छा, हम चलते हैं। अब तुम लोग भी आराम करो, हम तो बस हालचाल देखने के लिए आ गए थे, गुप्ता जी ने कहा और दोनों उठकर घर से चले गए। सच कहूं तो मैं इसी पल से डर रहा था, ये पल जब ये दोनों चले जाएंगे, क्योंकि फिर घर में मैं और ये सीमा ही रह जाएंगे। ये जो भी चीज थी मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था। मैं उठा और उनके जाने के बाद दरवाजा बंद करने लगा। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं भी घर से निकल जाता हूं, लेकिन फिर इस विचार को त्याग दिया। दरवाजे की कुंडी लगाने के बाद मैं धड़कते दिल से पीछे पलटने लगा। कुछ ही पल में मेरे मन के सारे डरावने ख्याल सच होने वाले थे। पीछे पलटकर मैंने देखा, सीमा गायब थी। पता नहीं उस समय मेरे मन में कौन सी भावना सबसे ज्यादा थी, डर, आश्चर्य या राहत। डर क्योंकि सीमा जो कि मर चुकी थी वो वापस आ गई थी। आश्चर्य क्योंकि ये जो भी थी बिना किसी आवाज के कुछ ही पल में कहां गायब हो गई। और राहत क्योंकि फिलहाल मुझे उसका सामना नहीं करना पड़ रहा था। हिचकते हुए मैंने पूरे घर में सीमा को ढूंढा। ढूंढते हुए मैं पूरे समय उम्मीद कर रहा था कि सीमा मुझे ना मिले, और और ऐसा ही हुआ। सीमा पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। क्या ये सब मेरा वहम था? नहीं,
ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आखिर गुप्ता परिवार भी तो अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आया था। उन्होंने भी तो सीमा से काफी देर तक बातें की थी। मैंने तो उनके लिए चाय भी बनाई थी, जिसका स्वाद अभी तक मेरे मुंह में था। 2 दिन से सफर करने की थकान और ऊपर से सुबह सुबह ये सब। चाहे मेरा वहम था या नहीं, लेकिन ये जो भी थी, अच्छा हुआ चली गई। मैं अपना दिमाग ठंडा करने के लिए नहाने चला गया। सिर और बदन पर ठंडा पानी पड़ने के बाद सच में काफी राहत महसूस हुई। कुछ पलों के लिए ही सही, जो कुछ भी अभी हुआ था और जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसे भूल गया। नहाने के बाद मैंने टॉवल से खुद को पोंछा और कपड़े पहने। शावर में कुछ लीकेज चल रहा था, इसलिए उसको हाथ से कभी कभी टाइट करना पड़ता था। बस बस यही करने के लिए मैं ऊपर शावर की तरफ देखते हुए हाथ बढ़ाने लगा। अगला जो नज़ारा मैंने देखा, उसकी वजह से अभी अभी ठंडे पानी से नहाने के बावजूद मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। बाथरूम की छत पर सीमा चिपकी हुई थी, बिल्कुल किसी छिपकली की तरह, अपने बेजान चेहरे और मुर्दा आंखों से मुझे देखते हुए, अपने सूखे और सफेद होठों से मेरी तरफ मुस्कुराते हुए। मैं बाथरूम से सीधा बाहर भागा। शुक्र था मैंने उसे कपड़े पहनने के बाद देखा था, और अच्छी बात थी कि बाहर भागने से पहले मैंने अपना फोन, वॉलेट और कार की चाबियां भी उठा ली थी। मैं सीधा घर से बाहर कार में निकल भागा। जो कुछ भी मैंने देखा, उससे एक बात अब साफ हो चुकी थी। सीमा सच में मर चुकी थी। हमारी स्पेशल जगह पर गए तो हम दोनों थे, लेकिन वहां से वापस मेरे साथ सीमा नहीं, सीमा का भूत आया था। कार में मैं सीधा एक होटल में गया। वहां पर एक रात के लिए रूम ले लिया। मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था, खास तौर पर तब जब वहां पर एक भूत है। आगे क्या करना है और आगे क्या होगा, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो घर से जितना दूर रहूं, मेरे लिए अच्छा होगा। रूम में पहुंचकर सबसे पहले मैंने वहां के सारे कमरे देखे कि कहीं सीमा का भूत यहां भी तो नहीं आ गया। इस बार कमरों को देखने के अलावा मैंने सारी छतों को भी देखा। सुबह शायद मैंने अपने घर में यही गलती कर दी थी। सीमा को ढूंढते हुए मैं घर के सिर्फ कमरे ही देख रहा था। शायद वो पूरे समय मेरे ही सिर के ऊपर छत पर चिपकी हुई थी। पूरा कमरा अच्छे से चेक करने के बाद मैं आश्वस्त होकर बिस्तर पर लेट गया। कहीं मन क्या लगना था, फिर भी मैं टीवी खोलकर देखने लगा। टीवी की आवाज होने पर अकेलापन जो नहीं लगता। रात के सफर की थकान की वजह से और टीवी की आवाज में मुझे फिर से नींद आ गई। कुछ घंटे बाद मेरी नींद दरवाजे पर हुई एक दस्तक से टूटी। मैं उठकर दरवाजे पर गया। शायद रूम सर्विस वाले होंगे। दरवाजा खोलने पर मैंने पाया कि बाहर तो कोई भी नहीं था। शायद मुझे वहम हुआ था, या फिर हो सकता है टीवी से आवाज आई हो और मुझे दरवाजे पर दस्तक का भ्रम हुआ हो। वो आवाज फिर से हुई। इस बार हुई आवाज से मैं दो चीजें समझ चुका था। पहली तो ये कि ये आवाज टीवी से नहीं आ रही थी, और दूसरी दूसरी ये कि ये आवाज दरवाजे पर नॉक की वजह से नहीं, बल्कि खिड़की पर हुई नॉक की वजह से आई थी। कोई मेरे कमरे की खिड़की खटखटा रहा था। खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था, इस वजह से मैं ये नहीं देख सकता था कि आखिर बाहर है कौन। अंदेशा तो मुझे हो चुका था कि कौन हो सकता है।
पर मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मेरा सोचना गलत हो। धड़कते दिल के साथ मैं खिड़की के पास गया। मैंने पूरा पर्दा नहीं हटाया, बस इतना कि चुपके से खिड़की के पार देख सकूं। खिड़की के बाहर सीमा ही थी और फिर से वो मुझे ही देख रही थी, सीधा मेरी तरफ, मेरी ही आंखों में, उसी तरह अपनी बेजान आंखों और मुर्दा चेहरे पर मुस्कान के साथ। उसे तो जैसे पता था मैं पर्दे के किस कोने से झांकने वाला हूं। उसने मुझे यहां भी ढूंढ लिया था। मैं हड़बड़ा गया। अब इस कमरे में रहने का भी कोई फायदा नहीं था। मैंने जल्दी से होटल चेकआउट किया और दूसरी जगह ढूंढने लगा। अब तक शाम भी हो चुकी थी। बदकिस्मती से मुझे पास के और किसी भी होटल में कमरा नहीं मिला। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे कहीं और कमरे के मिलने की संभावनाएं कम लगने लगीं। शायद शायद मुझे वापस घर ही जाना पड़ने वाला था। रात तो कहीं न कहीं काटनी ही थी। मैं अपने ठीक होश और हालत में घर वापस नहीं जाने वाला था। एक प्रेत आत्मा, एक भूत के साथ घर में रहने के विचार से मुझे कंपकपी हो रही थी। आखिर मैंने घर जाने से पहले बार में शराब पीने का फैसला किया। अगर होश में नहीं रहूंगा तो शायद इतना डर ना लगे। ऊपर से अभी तक सीमा के भूत ने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। तो अगर मैं नशे और गहरी नींद में रहूं तो शायद घर में भूत को झेल सकता हूं। मन ही मन अपने फैसले पर खुश होते हुए मैंने अपनी कार एक बार की तरफ मोड़ ली। वहां पर 2 से 3 घंटे बिताने के बाद झूमते हुए मैं अपने घर वापस पहुंचा। कहने की बात नहीं कि कार भी मैंने धीरे धीरे, सावधानी से और पुलिस से बचते हुए चलाई। घर पहुंचने में भी मुझे 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लग गया। पहुंचते साथ ही मैं सीधा बिस्तर पर गिर गया और गिरते साथ ही मुझे गहरी नींद आ गई। Hiring? Aren't you tired of hoping the right आधी candidates रात see को your job posting and शायद apply? 1 बजे It's like trying to find मेरी a नींद needle in a खुली। haystack. That's why you should पता sign up नहीं for प्यास की वजह से ZipRecruiter.com या फिर /free. टीवी की आवाज से। टीवी चल रहा था। मुझे पूरा यकीन था मैंने आज के दिन अपने घर में टीवी चलाया ही नहीं था। अनहोनी की आशंका से मेरा मन भर उठा। अंधेरे में संभलते हुए चुपके से मैं उस कमरे के पास जाने लगा जहां पर टीवी था। पूरे घर में अंधेरा था, बस टीवी की वजह से कुछ उजाला हो रहा था। चुपके से मैंने अंदर नजर डाली। नशे और अंधेरे में मुझे ठीक ठाक कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि मैं क्या देख रहा हूं, मेरा नशा पूरी तरह उतर गया। टीवी के सामने सीमा ही बैठी थी और वो वहां बैठे बैठे मुझे ही देख रही थी। लेकिन लेकिन जिस कुर्सी पर सीमा बैठी थी वो टीवी के ठीक सामने थी। सीमा का शरीर टीवी के बिल्कुल सामने था और और उसका सिर पूरा उल्टा होकर मेरी तरफ था। उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी घूमी हुई थी और वो मेरी ही तरफ देख रही थी, उसी तरह मुस्कुराते हुए। अब मुझसे और नहीं रहा गया। मेरा नशा उतर चुका था। मैं भागकर घर से बाहर निकला और सीधा अपने पड़ोस के गुप्ता परिवार के पास पहुंचा। मैं उनको बताना चाह रहा था कि मेरे घर में सीमा का भूत है, लेकिन घबराहट और डर की वजह से मेरे मुंह से सिर्फ सीमा का नाम निकल रहा था। मिस्टर गुप्ता को लगा कि शायद सीमा को कुछ हो गया है। वो भागकर मेरे घर में गए। कुछ समय बाद वो वापस आए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि सीमा घर में नहीं है। उन्हें शायद लगा कि सीमा कहीं चली गई। अब तक मैंने भी अपनी हालत थोड़ी सुधार ली थी। मैंने ही फिर उनसे कहा, चलिए पुलिस के पास चलते हैं।
उन दोनों को लगा कि शायद गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं, पर मेरे दिमाग में कुछ और था। कुछ समय में हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी मैं सहमा हुआ था। सीमा का घर वापस आना, यह साबित हो जाना कि वो सीमा नहीं उसका भूत है, और फिर अंत में उसको इतनी डरावनी हालत में देखना, ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। पता नहीं पुलिस मेरी बात का भरोसा करेगी या नहीं। पुलिस तो दूर की बात, पता नहीं मिस्टर और मिसेस गुप्ता ही मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं। पर कम से कम यहां मैं उस भूत से दूर तो रहूंगा। मिस्टर गुप्ता पुलिस से बोल रहे थे। जी, इनकी पत्नी घर से लापता है। उनकी तबीयत भी कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। आज सुबह ही ये दोनों वापस घर आए हैं। दोनों नहीं, सिर्फ मैं। उनकी बात खत्म होने से पहले ही मैंने बीच में बात काटते हुए कह दिया। मिस्टर गुप्ता मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। बाकी लोग भी जैसे मेरी बात खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। मैंने आगे बोलना जारी रखा। कल रात वापस घर मैं आया था, सिर्फ मैं। पर शायद मेरे साथ सीमा की आत्मा भी आ गई है। मैंने महसूस किया कि मेरे ये बोलते साथ ही आसपास के लोग अपना काम करना छोड़कर मुझे देखने लगे थे। कमरे में अचानक हुआ सन्नाटा, और अपने ऊपर गड़ी अनेक निगाहें मैं महसूस कर सकता था। मिस्टर गुप्ता ने ही शांति तोड़ी। कैसी बातें कर रहे हो, वो भी यहां पुलिस स्टेशन में? सुबह ही हम सीमा से मिले थे ना, हमने चाय भी तो साथ में बैठकर पी थी। ओह। पीना शब्द का जिक्र आने के बाद शायद मिस्टर गुप्ता और पुलिस का ध्यान मेरे मुंह से आती शराब की गंध पर गया। उन्हें लगा मैं नशे में बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। इस बात का आभास होने पर मैंने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, मेरी बात का यकीन कीजिए, बीती रात को सीमा की मृत्यु हो चुकी है। जहां हम गए थे, सीमा को वहीं पर दफन कर दिया गया है। मैं वहां से अकेला लौटा हूं। मिस्टर और मिसेस गुप्ता सुबह जिससे मिले, वो सीमा की आत्मा, सीमा का भूत था। पुलिस वाले मेरी बातों से चिढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था मैं उनका टाइम खराब कर रहा हूं। मिस्टर गुप्ता भी परेशान हो होकर मुझे समझा रहे थे कि ऐसी बातें पुलिस स्टेशन पर ना करूं। वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि सीमा ठीक है, बस कहीं लापता हो गई है। मैं बार बार कह रहा था कि वो सच में मर चुकी है। इस हाँ ना की वजह से, सीमा के मरने की गम की वजह से, सीमा की आत्मा के दिखने की वजह से मेरी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। आखिर झुंझलाकर मैंने कुर्सी से खड़े होते हुए कह दिया, मुझे पता है कि सीमा मर चुकी है। कल रात इन्हीं हाथों से मारा है मैंने उसे, और इन्हीं हाथों से दफनाया है मैंने उसे। मैं फिलहाल जेल में बंद जमीन पर बैठा हुआ हूं। पुलिस मेरी बताई कहानी को वेरीफाई कर रही है। उसके बाद ही यह तय होगा कि मेरे ऊपर क्या केस लगना चाहिए। कुछ पुलिस वाले मेरी तरफ नफरत से देख रहे हैं, और कुछ सहानुभूति भरी नजरों से। बीते कुछ दिनों, और खास तौर पर पिछली रात मेरे और सीमा के साथ जो कुछ भी हुआ, वो बात ही ऐसी है। चाहे पुलिस वाले मुझे नफरत से देखें या दया से, इतना तो उन्हें भी समझ में आ गया था कि मैंने सीमा का साथ कभी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं जब वो बीमार हो चुकी थी। हमारी शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन सीमा चक्कर खाकर गिर गई। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि सीमा को एक गंभीर बीमारी है। ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका बचना नामुमकिन था। हमारी पूरी दुनिया एक ही दिन में उलट पुलट हो चुकी थी।
हमारा कोई था भी नहीं, इसीलिए इस खबर के जानकार सिर्फ हम दोनों ही थे। घर के अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी ये बात नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने भी इतना गौर तो कर लिया था कि सीमा की हालत समय के साथ खराब होती जा रही थी। उसके चेहरे की रौनक दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। उसके बाल और आंखें मुरझाते जा रहे थे। उसके बोलने के तरीके से भी लगने लगा था कि बात करने में उसे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। उसके पास ठीक ठीक कितना समय बचा था, ये तो डॉक्टर भी सही सही नहीं बता पा रहे थे। हम दोनों बस जिए जा रहे थे। 1 महीने पहले सीमा ने मुझे कहा था कि वो हमारी स्पेशल जगह पर जाना चाहती है। बीते कुछ समय से मैं सीमा की हर ख्वाहिश बिना किसी सवाल के पूरा कर रहा था। मैंने तुरंत काम से 1 महीने की छुट्टी ले ली और सीमा के साथ चल दिया। वहां पहुंचकर सीमा ने मुझे बताया कि उसके जीवन की सबसे अच्छी मेमोरीज इसी जगह की हैं। इस जगह ने ही उसे सबसे ज्यादा खुशी दी है। मरने से पहले एक बार फिर वो उन यादों को जीना चाहती थी। उसके यहां आने का कारण यही था, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए, उसके यहां आने का आधा कारण यही था। डॉक्टर तो नहीं बता पाए, लेकिन शायद सीमा समझ चुकी थी कि उसका आखिरी समय बहुत पास था और वो ये समय यहां हमारी स्पेशल जगह में बिताना चाहती थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उसे यहीं पर दफनाया जाए। इस जगह ने, इस जमीन ने उसे बहुत खुशियां दी थी। वो चाहती थी कि मरने के बाद वो इसी जगह की हो जाए। मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन उसने चुपके से अपने दफनाने की जगह की सारी व्यवस्था भी कर ली थी। समय के साथ सीमा ने अब पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया था। मुझे भी आभास होने लगा कि अब उसका अंतिम समय करीब है। बीती रात सीमा की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थर थर कांप रही थी। बीच बीच में दर्द के मारे उसकी चीख भी निकल जाती थी। पूरे समय वो मुझसे कह रही थी कि उसके पास रहूं। मैंने डॉक्टर को बुलाने की बात भी की, लेकिन उसने ही मना कर दिया। उसे भी पता था कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता। वो अपना अंतिम समय सिर्फ मेरे साथ बिताना चाहती थी। मैं वहीं पर था, उसके साथ। मेरे सामने वो लगभग 2 घंटे तक तड़पती रही। उसके हलक से निकली हर चीख मुझे तीर के जैसे चुभ रही थी। मैं परेशान हो उठा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। बड़े से बड़े डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, तो मैं क्या कर सकता था। पर मुझे कुछ तो करना था। किसी न किसी तरह मुझे सीमा को इस तकलीफ से मुक्ति दिलानी थी। आखिर मैं टूट गया। उसको और तड़पते मुझसे देखा नहीं गया। मैंने एक तकिया उठाया और उससे सीमा की नाक और मुंह को अच्छे से ताकत लगाकर ढक दिया। सीमा लगभग 1 मिनट और तड़पी और उसके बाद शांत हो गई। तकिया वहीं पर छोड़कर मैं फर्श पर ढेर हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने सही किया या नहीं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो सीमा के चेहरे से वो तकिया वापस हटाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये करने के बाद मैं सीमा का चेहरा भी कैसे देख सकता था? पर अब सीमा की बॉडी को उसकी आखिरी ख्वाहिश के अनुसार दफनाना तो था। अगर उसके चेहरे पर कोई तकिया देख लेता तो समझ जाता कि क्या हुआ था। हिम्मत करके मैंने उसके चेहरे से तकिया हटाया और तकिया हटाकर उसके चेहरे को देखते ही साथ मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि जो मैंने अभी किया वो गलत था या सही। मैंने सीमा के पार्थिव शरीर को देखा। उसके चेहरे पर सुकून था और होठों पर मुस्कान, वही मुस्कान जो आज दिन भर से उसकी आत्मा के चेहरे पर थी। उसकी बॉडी उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे इतने अरसे बाद
वो सुकून की नींद सो रही हो। कुछ लोगों की मदद से मैंने सीमा की बॉडी वहीं उसकी चुनी हुई जगह पर दफना दी और रातों रात हमारी स्पेशल जगह से वापस घर चला आया। पर मुझे ये कहाँ पता था कि सीमा की बॉडी भले ही वहीं दफन है, लेकिन उसकी आत्मा मेरे साथ वापस चली आई है। सच ही कहती थी सीमा, हमारा 7 जन्मों का साथ है। जैसा मैंने कहा, मैं फिलहाल जेल में बंद जमीन पर बैठा हुआ हूं और मेरे बगल में बैठी है सीमा, या कहूं तो सीमा की आत्मा, उसी तरह देखते हुए मुस्कुराते हुए। पर अब मुझे उसे देखकर डर नहीं लग रहा है। अब मैं भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। शायद मुझे उससे डर कभी लगा ही नहीं था। मैं डर रहा था अपने अपराध से। मैं डर रहा था अपने अपराध के सामने आने से। अब जब वो जग जाहिर हो चुका है, तो मुझे कोई डर नहीं। पुलिस मेरी बताई बातों को वेरीफाई कर रही है। अब 2 ही चीजें हो सकती है, या तो मुझे कुछ सालों की सजा होगी, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद। अगर ऐसा हुआ तो सीमा पूरे समय मेरे साथ रहेगी, और अगर मुझे फांसी हुई तो मैं सीमा के साथ रहूंगा।